स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के तहत आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख फसलें, यानी मेन जो क्रॉप्स हैं। भारत में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? तो जैसा कि हमें पता है कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें भारत में उगाई जाती हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद सिंचाई और कुछ खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं पहले हम फसलों को। रबी की फसल बुआई कब होती है, कटाई कब होती है और इनकी कौन कौन सी मुख्य रूप से फसलें हैं? तो ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट दिया जाता है। अक्टूबर नवंबर यानी कि शीतकाल का दौर होता है, प्रारंभ होने वाला है। तो हम कह सकते हैं प्रारंभ में इन्हें कम तापमान की आवश्यकता होती है, यानी ठंड का मौसम की आवश्यकता होती है। और मार्च अप्रैल ये थोड़ा गर्म होता है, अर्थात इनको पकने के लिए गर्म मौसम की जरूरत होती है। प्रारंभ में जब वृद्धि करनी होती है उस समय उनको ठंड की आवश्यकता होती है। बुआई के मौसम में ठंड और बुआई और वृद्धि के समय ठंड का मौसम चाहिए, जबकि इनके पकने के लिए इनको पता है कि गर्म मौसम, गर्मी के मौसम में पक जाते हैं। उसके बाद इनकी फसलों को काट लिया जाता है मार्च अप्रैल में। मुख्य रूप से इस समय कौन सी फसलें बोई जाती हैं? गेहूँ, सरसों जो इसमें वर्तमान में तैयार हो गई है, वो काटी भी गई है, दवाई करके रखवा भी लिया गया है। गेहूँ, सरसों, जौ है, चना है, मटर है, आलू है, राई है, ये सभी फसलें आपकी रबी की फसलों के तहत आती है। ठंडी में बोई जाती है, गर्मी में काटी जाती है, सीधी सी बात। अगला हमारा है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जून जुलाई में यानी गर्मी में बोया जाता है। अप्रैल के बाद मई और जून में जायद की फसल बोई जाती है और जून जुलाई अगस्त में जायद की फसल काट ली जाती है। जायद की फसलें जो पानी वाली ज्यादातर फसलें हैं, जैसे आपका तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, उड़द है, मूंग की दाल है, मूंग है आदि, ये सभी आपकी जायद की फसलें हैं। फिर रबी, जायद, उसके बाद जुलाई अगस्त के बाद आपका उसी समय ही आपको जून जुलाई में ही खरीफ की फसलें बो दी जाती हैं, यानी गर्मी में हो जाती है नवंबर दिसंबर, यानी ठंड के प्रारंभ में या ठंड के समय इनको काट लिया जाता है। क्योंकि जून जुलाई में बारिश का मौसम भी होता है और इन्हें पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इन फसलों को जो कौन कौन सी, जैसे धान की फसल, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तिलहन है, गन्ना की फसल को भी कई पानी की जरूरत पड़ती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, अरहर, तिल, ये सभी फसलें जो हमारी खरीफ के अंतर्गत आती है। तो अब हम देखेंगे, हमने देख लिया प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती है, रबी, खरीफ और जायद। अब सिंचाई का देख लेते हैं। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई द्वारा खेती की जाती है? तो लगभग 55.6, यानी मान सकते हैं कि लगभग 56% भूमि पर जो है सिंचाई द्वारा खेती की जाती है। उसमें से भी 22% पूरे भारत का लगभग 22 से 22.5% भाग तो उत्तर प्रदेश में ही है, जहाँ सिंचाई द्वारा खेती की जाती है, 22% उत्तर प्रदेश में। उसके बाद और भी सिंचाई के वाले साधन जहाँ उपलब्ध हैं, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, आपका आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, बिहार में आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये सभी सिंचित क्षेत्र आते हैं। अधिकतर जो अधिकांश यानी सर्वाधिक कृषित क्षेत्र, सिंचित कृषित क्षेत्र कौन से हैं? इस क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है। खेतवाड़ी क्षेत्र जहां सिंचाई द्वारा खेती की जाती है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अगर हम प्रतिशत की मात्रा की बात करेंगे, सर्वाधिक प्रतिशत खेती जो है सिंचाई पर जहां निर्भर है वो है पंजाब में। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, और अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो जैसे कह सकते हैं कि ये आपका मान लेते हैं मध्य प्रदेश बड़ा राज्य, तो यहाँ इतना भाग अगर हम मान लें, पूरे का इतना भाग सिंचित है और इतना भाग पूरे भारत में किसी राज्य के पास नहीं सिंचित है, तो क्षेत्रफल में ये आपका एमपी का ये भाग सर्वाधिक हो गया। लेकिन हम यहाँ कहें ये छोटा है, पंजाब अगर इसको देखें तो प्रतिशत के हिसाब से यहाँ की कुल प्रतिशत का छोटा है, जिस तरह से ये उसके प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र उपलब्ध है।
अब साधन हम देखते हैं कौन से सर्वाधिक साधन सिंचाई के लिए उपयोग किया था। तो सबसे ज्यादा भारत में नलकूपों का उपयोग किया था और कुओं को, नलकूपों और कुओं को मिलाकर हम लगभग 58% मानते हैं। और ये मुख्य रूप से कहाँ है नलकूपों में? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और तमिलनाडु में। इन राज्यों में सर्वाधिक नलकूपों और कुओं से सिंचाई किया जाता है। दूसरे नंबर पे आपकी आती है नहरें। लगभग 31% सिंचित क्षेत्र नहरों द्वारा की जाती है खेती। ये इसमें आपका उत्तर प्रदेश का भी भाग है, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है और बिहार और तमिलनाडु में। इस तरह से नहरों राष्ट्रीय। उसके बाद आती है 5% लगभग तालाबों द्वारा सिंची जाती है। ये मुख्य रूप से आप दक्षिण भारत में देखेंगे जहाँ तालाबों द्वारा सिंचित की जाती है, जिससे तमिलनाडु वगैरह में तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र अधिक पाया जाता है। अब हम खेती से संबंधित कुछ क्रांतियों को समझ लेते हैं कि कौन कौन सी क्रांतियां मुख्य हैं जो प्राय पूछी जाती हैं। तो हम देखते हैं हरित क्रांति। सबसे पहले देख लेते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है ये दूध के उत्पादन और डेयरी उद्योग से संबंधित है। और श्वेत क्रांति की जो जनक थे वर्गीज कुरियन। यानी फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन थे वर्गीज कुरियन जी। हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ आपका मैक्सिको में सबसे पहले हुआ था और नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के थे। इनको जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये थे मैक्सिको के। अगले हैं, अगर भारत की हम बात करें, भारत में हरित क्रांति के जनक थे एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति मतलब था कि फसलों का अधिक उत्पादन करना, नई विधियों का प्रयोग करके, उर्वरकों का प्रयोग करके कम भूमि में अधिक उत्पादन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें गेहूं को सर्वाधिक सफलता मिली थी, गेहूं को। उसके बाद चावल यानी धान की फसल को सर्वाधिक सफलता मिलती। पीली क्रांति आपकी तिलहन उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति। इसी तरह से नीली क्रांति आप समझ सकते हैं, नीला यानी जो जल से जो उत्पादन होता है, जैसे मछली उत्पादन और सीप का उत्पादन यानी मोतियों की खेती जो होती है, ये मुख्य रूप से नीली क्रांति के अंतर्गत आती है। इनकी वृद्धि करना, इनकी जो है निर्यात को बढ़ावा देना, ये इस तरह की जो रिवॉल्यूशन चलाई उसे ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति कहा गया है। इसी तरह से भूरी क्रांति जो थी ऊन उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित थी, भूरी क्रांति। लाल क्रांति आपकी जो थी वो टमाटर उसके उत्पादन और जो है प्याज उत्पादन से संबंधित था, लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति आपकी जो थी वो झींगा उत्पादन से संबंधित था, झींगा मछली के। बादामी रिवॉल्यूशन जो था आपका वो मसाला उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित था। और एक था इंद्रधनुषी क्रांति जो थी वो इन सभी को यानी सबको सम्मिलित करते हुए ऐसी क्रांति लाना कि सबका उत्पादन अधिक से अधिक हो और उनको इस लायक बनाया जाए कि उनका उत्पादन इतना किया जाए कि उनको हम निर्यात कर सकें, विदेशों को निर्यात कर सकें, जिससे भारत की आय को और अधिक बढ़ाया जा सके। अब हम देखते हैं कुछ खनिजों को और खनिजों का भंडार, यानी भारत में किन किन प्रदेशों में वे खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ हम उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उत्पादन की बात हम एग्जाम के आसपास करेंगे। उत्पादन घटता बढ़ता रहता है हर चीज में, कभी कोयले में झारखंड, कभी छत्तीसगढ़, कभी उड़ीसा, कभी पश्चिम बंगाल। इस तरह से उत्पादन में इनकी जो है नंबरिंग कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड, तो हम यहाँ केवल भंडार की बात करें कि उस राज्य में कितना वो स्टोरेज है, भंडार है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं टिन का एकमात्र आप झारखंड में है। टिन का भंडार देखा जाए झारखंड में इसका मुख्य रूप से भंडार है। थोरियम केरल में इसका भंडार है। केरल में मोनोजाइट बालू में, केरल की जो बालू है तटीय बालू, वहां पे मोनोजाइट नामक अयस्क पाया जाता है, जिससे थोरियम का उत्पादन किया जाता है। और नाभिकीय ऊर्जा में सर्वाधिक प्रयोग होता है भारत में थोरियम। अगला है मोनोजाइट। मोनोजाइट ये भी आपका केरल के बालू के तट में मिलता है। नमक का उत्पादन सर्वाधिक भारत में गुजरात और राजस्थान में किया जाता है।
चांदी की हम बात करते हैं तो चांदी का उत्पादन आपके कर्नाटक में, झारखंड और राजस्थान में चांदी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यूरेनियम की बात करें तो केरल और झारखंड के जादूखेड़ा में यूरेनियम का उत्पादन होता है, भंडार है। और आपके केरल में जो मोनोजाइट से थोरियम प्राप्त किया था, उनसे भी यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। सीसा और जस्ता, ये दोनों तत्व ऐसे हैं जो साथ में ही पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से राजस्थान में और झारखंड में पाए जाते हैं, सीसा और जस्ता। संगमरमर की बात करें तो हम संगमरमर मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश, मकराना का संगमरमर काफी प्रसिद्ध है। ये दोनों प्रदेश मुख्य रूप से भारत, उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है संगमरमर, लेकिन सर्वाधिक की बात हो रही पूरे भारत में तो ये मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश पाए जाते हैं। पेट्रोलियम की बात करें तो सबसे ज्यादा असम में, गुजरात और मुंबई हाई यानी महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। खनिजों के भंडार की हम इधर बात करते हैं तो कोयले का लगभग 90% भाग झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत की बात कर रहे हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लगभग 90%। उसके बाद आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कोयला का भंडार है। एस्बेस्टस और बॉक्साइट की हम बात करते हैं तो ये झारखंड में, आपके उड़ीसा में और बिहार में इनका भंडार है। झारखंड, उड़ीसा और बिहार। एस्बेस्टस और बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। एल्युमिनियम, इसका सूत्र है Al2O3। बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 होता है, जिसके निष्कर्षण से हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट में दो भी राज्य मुख्य है, राजस्थान और केरल। इसी तरह से हम तांबे की बात करेंगे तो तांबा राजस्थान और झारखंड में मुख्य रूप से पाया जाता है। हीरा आपके मध्य प्रदेश के पन्ना खान में पाया जाती है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी हीरा पाया जाता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में और उत्तर प्रदेश के बांदा में हीरे का भंडार है। सोने की हम बात करते हैं तो कर्नाटक की कोलारखान और आंध्र प्रदेश में भी कुल्लूर में पाया जाता है। सोने की खाने पाए जाते हैं। लौह अयस्क की बात करें, विश्व का लगभग 20% लौह अयस्क भारत में पाया जाता है। उसमें भी आपका हेमेटाइट लगभग 64% हेमेटाइट पाया जाता है और मुख्य रूप से झारखंड और उड़ीसा में पाए जाते हैं। मैंगनीज की हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से मैंगनीज जो है मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है उत्पादन में। मैंगनीज के और उड़ीसा दो ही राज्य में भंडार है इसके। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है। अभ्रक सीट की बात हो रही तो उसमें भारत नंबर 1 है और पूरे अभ्रक उत्पादन में चीन नंबर 1 है। तो अभ्रक मुख्य रूप से भारत में है वो झारखंड में आपके और आंध्र प्रदेश में आपके उत्पादन होता है और यहाँ दोनों जगह भंडार है। ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ग्रेफाइट के भंडार है। फसलों को हमने देख लिया, विभिन्न क्रांतियों को देख लिया हमने, सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं इनको देख लिया और कुछ महत्वपूर्ण जो खनिज थे उनका भंडार को हम लोगों ने देख लिया। फिर हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।